आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी, जिसको हिंदी में हम लोग स्मृति के नाम से भी पुकारते हैं। बेहद आसान टॉपिक है, आसान के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इजी है उससे ज्यादा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 5-4 सवाल इसके एग्जाम में आते ही रहते हैं। मैं आपको पूरा समअप बता देता हूं कि हम लोग टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, कितने टाइप की मेमोरी है, उन्हीं मेमोरीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि उनके क्या क्या काम है, ये उनके विद एग्जांपल्स जानेंगे हम लोग। फिर हम मेमोरी के साइज जानेंगे, जैसे आप ये बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट वगैरह जानते हैं, और कंसेप्ट्स भी जानेंगे, रजिस्टर्स जानेंगे, कैश मेमोरी जानेंगे, रैम, रोम और सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। हम लोग सबसे पहला जो हमारे पास में पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी ये मेमोरी है ये बेसिकली कितने टाइप की होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग दो टाइप की कैटेगरी में जो है वो तोड़ देते हैं। दो टाइप की मेनली कैटेगरी होती है, वैसे होती तो 3 कैटेगरी है लेकिन तीसरी हम लोग लास्ट में अलग से पढ़ेंगे उसे। पहली कैटेगरी को हम लोग जो है नाम क्या दिया करते हैं, पहली कैटेगरी का नाम है हमारा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में हम लोग कह देने वाले हैं प्राथमिक मेमोरी के नाम से, प्राथमिक स्मृति कहेंगे। एक इसी प्राइमरी मेमोरी का एक नाम और भी आप लिख सकते हो, मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है कई जगह। मेन का मतलब हिंदी में क्या हो गया, इसको मुख्य स्मृति के नाम से भी पुकारते हैं। कई जगह इसी को ही जो है वो इंटरनल मेमोरी के नाम से भी पुकारा जाता है हिंदी में, जिसका नाम आपका क्या रहेगा, आंतरिक मेमोरी भी इसे कह सकते हो आप लोग, आंतरिक स्मृति। अच्छा, इसी को ही बेसिकली क्या कहा जा सकता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से पुकारा जा सकता है। हिंदी में इसी का नाम क्या हो जाएगा आपका, अर्धचालक मेमोरी भी इसे कहा जा सकता है, अर्धचालक स्मृति भी कहा जाता है। तो आप ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, इनमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी को प्राथमिक, मुख्य, आंतरिक और अर्धचालक स्मृतियां कहते हैं हम लोग। अब बची एक प्राइमरी है तो दूसरी कौन सी होगी भाई, दूसरी हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में तो जाहिर सी बात है द्वितीयक मेमोरी के नाम से ही हम लोग पुकारते हैं। अच्छा जी, एक इसका सेकेंडरी मेमोरी नाम है। इसी मेमोरी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसी मेमोरी को हम लोग और हिंदी में ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी को हिंदी में जो है हम लोग सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सहायक मेमोरी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सिलरी हुआ। एक इसी मेमोरी को हम लोग जो है वो बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, बैकअप मेमोरी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, तो वो भी आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो सेकेंडरी मेमोरी हुई, एक आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी हुई, एक इसी को ही आप लोग जो है हिंदी में द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी के नाम से इसे पुकारा करते हैं। ये इतने सारे नाम आप इनके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक इसका नाम और भी बन सकता है, इसका इंटरनल है तो इसी को हिंदी में आप इंग्लिश में एक नाम और क्या दे देंगे, इसी को आप एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि इसको आप लोग हिंदी में क्या कह देंगे, बाह्य मेमोरी का नाम दिया करते हैं। तो ये तो मेमोरी के दो टाइप हुए। हालांकि एक तीसरी मेमोरी और है, इसको सीपीयू मेमोरी भी कहा करते हैं, जिसमें कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी और के साथ में हमारी वर्चुअल मेमोरी भी आएगी, लेकिन उन तीनों को मैं आपको अलग से समझाऊंगा। मेमोरी के टाइप मेनली जो होते हैं वो दो ही हैं, एक प्राइमरी है और तीसरा आपका है सेकेंडरी। टर्सरी के अंदर जो है वो सारी चीजें आएंगी, फिर उसको हम अलग से देखते हैं। तो चलिए इनको हम लोग डिटेल से जानना शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई ना, अच्छी बात है, इतना समझ आ गया। तो अब इस प्राइमरी मेमोरी को पहले डिटेल से पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल से। प्राइमरी मेमोरी हमारी होती कितने टाइप की है, प्राइमरी मेमोरी भी आगे जाके हमारे पास में जो है वो 2 टाइप की कैटेगरी में टूट जाती है। 2 टाइप की कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन सी होगी भी, पहली होगी हमारी इसके अंदर वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलाटाइल, वोलाटाइल को हिंदी में क्या कहेंगे, वोलाटाइल को हिंदी में कहा जाता है विघटित मेमोरी, ठीक है, विघटित मेमोरी, इसे विघटित स्मृति भी कहते हैं। विघटित के अलावा इसको हम लोग जो है वो अस्थायी के नाम से भी पुकारा करते हैं, अस्थायी, और कई कई जगह इसको जो है वो अस्थिर
अस्थिर के नाम से भी पुकारा करते हैं, ठीक है। ये अस्थिर मेमोरी होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती है ये। तो आप वोलेटाइल, विघटित या अस्थायी मेमोरी पूछा जाए कौन सी है, तो ये प्राइमरी का ही एक टाइप है, बताना है आपको अब तक। अच्छा, एक वोलेटाइल है तो इसका दूसरा उल्टा कौन सा होगा, इसका उल्टा होगा हमारे पास में नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होने वाली है। नॉन वोलेटाइल को इसका नाम विघटित है तो ये क्या हो जाएगी, अविघटित हो जाएगी, ठीक है, अविघटित हो जाएगी ये मेमोरी। अच्छा, ये वाली अस्थायी है तो ये कैसी हो जाएगी भाई, ये स्थायी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये अस्थिर है तो ये कैसी हो जाएगी भाई, हमारे पास में ये स्थिर मेमोरी हो जाने वाली है, ठीक है। ये स्थिर मेमोरी हो जाने वाली है, इतने बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो प्राइमरी मेमोरी के नाम दूसरे हुए। प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरी में तोड़ दिया हमने, एक वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल। अब इनका भी पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है भाई, इस वोलेटाइल का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है। वोलेटाइल का सिंपल सा हिंदी का मतलब आप निकाल के चलें एक देसी शब्द में, देसी भाषा में, तो कह दीजिएगा इसका मतलब है वाष्पित होना। मतलब क्या है इसका, वाष्पित होने का। जैसे हमारे घर में हम लोग कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है कि अगर वो गीले कपड़े होते हैं तो उनके अंदर से पानी वाष्पित हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है पानी, वाष्पित होके वेपोराइजेशन हो जाता है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो इसी तरीके से यूं समझिएगा कि वोलेटाइल है, ये वाष्पित मेमोरी है, मतलब ये टोटली डिपेंड है पावर के ऊपर, ठीक है। मतलब कहने का यह हुआ कि जब तक पावर रहेगी, क्या कहा मैंने कि जब तक पावर सप्लाई, ठीक है, जब तक पावर ऑन रहेगी या पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक तो इसके अंदर डेटा रहेगा, तब तक तो इसमें डेटा जो है डेटा रहेगा, ठीक है, डेटा रहेगा। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी तो क्या होगा, तो डेटा भी सारा का सारा जो है डेटा भी इरेज हो जाएगा, इसके अंदर डेटा सारा का सारा उड़ जाएगा, निकल जाएगा। मतलब टोटली डिपेंड ऑन पावर। जैसे जब तक पावर है तो इसके अंदर डेटा है, पावर गई तो डेटा भी इसके अंदर से आउट हो गया। इस वोलेटाइल का मतलब हुआ ये। लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब सिंपल सा ये है, इसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब ये पावर सप्लाई पे डिपेंड नहीं है, ये पावर, इस पे पावर का कोई असर नहीं होगा, इस पे पावर का कोई असर नहीं होगा, असर नहीं होगा, ठीक है। इस पे पावर सप्लाई का कोई भी असर नहीं होगा जब तक पावर है या नहीं है। इसके अंदर डेटा एक बार डाल दिया तो डाल दिया, इसमें पावर से कोई लेना देना नहीं है भाई। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। वोलेटाइल का एग्जाम्पल जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, वोलेटाइल का एग्जाम्पल होगा हमारे पास में यहाँ पे रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अच्छा जी, नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल हमारे पास में क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका हो गया, तो इसका एग्जांपल होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। सर इनका हिंदी में नाम क्या होगा, तो देखो कुछ चीजों की यहाँ पे हिंदी मत बनाना क्योंकि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हिंदी बनाओगे तो सारी कुछ हिंदी ही हो जाएगी। क्योंकि रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम मतलब कोई फिक्स ना होना, एक्सेस मेमोरी स्मृति आप टेढ़ा मेढ़ा नाम बन जाएगा। तो रैम आप रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखना, रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़ने योग्य है। तो मतलब ये पेपर में कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा। रीड ओनली मेमोरी, रोम आपको सीधा इसी तरीके से भी रोम लिखा मिल सकता है, तो आप प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। इतनी बात समझ आई। चलिए इन सब की डिटेल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ठीक है भाई। इतना आपने नोट भी कर लिया होगा, कॉपी पेन, अच्छी बात है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक तो कर ही दीजिएगा अभी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना तो काम कर ही दीजिएगा। एनसीईआरटी की क्लासें चल रही हैं, आपको उम्मीद कर रहा हूँ वो भी अच्छी लगी ही रही होगी, ठीक है। संडे को मैंने कहा था कंप्यूटर दूंगा, दिन में नहीं दे पाया मैं, थोड़ा सा तबीयत हल्की फुल्की बैक पेन था, पर अब कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में किया हुआ वादा तो एटलीस्ट ना छोड़ पाऊँ मैं। रैम के बारे में जिक्र करें हम लोग, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, रैम का फुल फॉर्म होगा हमारा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है। कई बार आपने इसको, मैं समझाने से पहले थोड़ी सी बात समझाता हूं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि रैम के साइज पे हमारे कंप्यूटर की स्पीड या मोबाइल की स्पीड बड़ी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड होती है मोबाइल की या कंप्यूटर की स्पीड, वो हम लोग इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, सीख लेते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको डेली लाइफ के, दोनों से आप समझ लेना जैसे आपको अच्छा लगे। मैं पहला एग्जाम्पल आपको देता हूं, कौन सा रहेगा, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं एक बार मैं आपको। रैम यूं देखिएगा
कि मान लेते हैं कि आप एक टेबल पे बैठे हो, ठीक है, और काम कर रहे हो, आप टेबल पे बैठे, आपके आगे ये इतनी बड़ी टेबल पड़ी है, ठीक है, और इस टेबल पे आपने ये बुक रख रखी है 1 नंबर, कोई आपने 2 नंबर किताब रख रखी है, पानी की बोतल रख रखी है, या आपने कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीजें, दारू भी रख रखी है आपने, चलो ठीक है, बियर वगैरह आपने सारी कुछ रख रखी है, ठीक है। तो आपके एक तो ये टेबल है आपके पास में, अच्छा, जहां बैठे काम कर रहे हो आप लोग। एक आपके घर में एक रूम के अंदर जो है अलमीरा है, अलमीरा के अंदर आपने बुक्स वगैरह जो है जचा के रख रखी है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको इस टेबल से बुक लेने में आप जल्दी, मतलब आपको कहूं मैं 1 मिनट में आप बुक निकालिएगा, तो आप जल्दी किससे निकालोगे? टेबल से उठा के जल्दी पढ़ोगे या इस अलमीरा से निकाल के लेके आओगे? टेबल से जाहिर सी बात है भाई, सामने पड़ी है, लेके बस ले ली किताब, ये हाथ में रही, ठीक है, या यहाँ लैपटॉप पड़ा है, पानी पड़ा है, मतलब आपके आगे कोई चीज पड़ी हो, आपके हाथ में कोई चीज पड़ी हो, तो लो भाई तुरंत ही मैं आपसे मांगू, लो जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास, जैसे मान लेते हैं आप कहीं मिले हो, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, और मैं आपको कहूं कि बेटा मेरे को जो है आपका फोन दे दो, हो सकता है आपका उस दिन आपके पास में फोन ना हो, आप घर छोड़ आए हो, तो आप कहेंगे सर आज तो नहीं है, कल ले लेना, घर से लाके दूंगा। अगर आपके पास होता तो कितना कम टाइम लगता? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मान लीजिएगा कंप्यूटर है, ये है रैम और ये है हार्ड डिस्क वगैरह, दूसरी ऑक्सिलरी मेमोरी है। अगर कंप्यूटर के सबसे पास में होती है तो जल्दी यहां से डेटा एक्सेस कर लिया जाता है। एक तो समझने लायक, जितनी बड़ा अब ये टेबल होगा उतनी ही ज्यादा इस पे क्या है, डेटा आएगा, जितनी ज्यादा किताबें आएंगी, मतलब जितना बड़ी टेबल उतना ही जो है आपको सुविधा हो जाएगी काम करने में। एक तो तरीका ये है समझने का, मतलब रैम के साइज जितना बड़ा है उतना ही जल्दी आपको जो है वो आपके कंप्यूटर स्पीड अप होएगा, उतना जल्दी तेज चलने वाला है कंप्यूटर आपका। लेकिन एक तरीका और भी है इसका समझने का, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ डेली लाइफ का, दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड, एक इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारी जो है ये वाली ये हुआ हमारा हार्ड डिस्क हुआ, ठीक है, ये हमारी हुई हार्ड डिस्क हुई। अच्छा, यहां पे बीच में लगी हुई है इनके रैम लगी हुई है, और इस साइड जो है ये एक सीपीयू है हमारा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जब भी कोई डेटा हार्ड डिस्क से सीपीयू में प्रोसेस होने जाएगा तो हमेशा हमेशा रैम से होके ही जाएगा। कभी भी बिना रैम के कोई डेटा हार्ड डिस्क से सीधा उछल के सीपीयू तक नहीं जाएगा। ये बात तो आप समझ के चल लीजिएगा, याद ही रहनी चाहिए आपको। अब बात क्या है मेनली, मान लेते हैं हमारी जो, अच्छा सबसे पहली बात ये कि सर ये बीच में रैम इंटरमीडिएट क्यों लगा रखा है, ये विचोला क्यों डाल रखा है बीच में? देखो विचोला होना बहुत जरूरी है, रिश्तेदारी में भी विचोला है, ब्याह होता है, शादीशुदा लोग अगर वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि विचोला किस तरीके से रोल निभाता है बीच में। कुछ लोग गालियां भी दे रहे होंगे उनको, खैर वो अलग बात है, पर ये विचोला है, इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ रहे जी हमको, सीधा ही हार्ड डिस्क से सीपीयू में डेटा क्यों नहीं चला जाता जी, इस बिचौले की जरूरत क्यों पड़ी जी? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है वो सीपीयू के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होती है। यूं समझ लीजिएगा कि हार्ड डिस्क जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता होगा, लेकिन जो ये सीपीयू है ये उसी के, अगर उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो मान लेते हैं ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। तो मतलब इसकी, इन दोनों की स्पीड में देखिएगा दिन रात का फर्क है। इस वजह से हमें बीच में विचोला चाहिए। अब क्या है, मान लेते हैं मैं पूछता हूं आपसे कि ये सीपीयू है, इस सीपीयू को इस हार्ड डिस्क से मिलना है। एक ये आदमी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार में चल रहा है या साइकिल पे चल रहा है वो, और ये चल रहा है कार में। ये साइकिल वाला आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है साइकिल वाला, ठीक है, और ये इस कार वाले आदमी से जो है वो हाथ मिलाना चाहता है, ठीक है। क्या ये इस स्पीड में दोनों हाथ मिला लेंगे? नहीं पॉसिबल है। अच्छा, कार वाला उससे हाथ मिला लेगा? नहीं पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा, इसको कार में बैठना पड़ेगा, स्पीड 100 करनी पड़ेगी, बराबर जाके कहेगा हेलो भाई आ गया मैं, या ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्पीड धीमे करके 10 पे लाना पड़ेगा, फिर कहेगा हेलो भाई मैं भी आ गया। मतलब क्या है, इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ना तो ये झुकने को तैयार ना ये झुकने को तैयार। दोनों का एटीट्यूड, दोनों का ईगो है, और आप जानते हो जब दो चीजों का ईगो होता है टक्कर का, वहां विनाश संभव है। तो भाई क्या करें, इस विनाश को ना होने देना। अगर इसका विनाश हो जाएगा तो सिस्टम ही सारा बिगड़ जाएगा। बीच में बिचौला लेके आओ, ये है बिचौला आदमी, दोनों को शांत करेगा। कैसे शांत करेगा भाई, इसको कहेगा तू तेरा जो प्रभाव है वही रख, और इसको कहेगा तू तेरा जो प्रभाव है वही रख, तू, मैं तुम दोनों को सेट करूंगा आपस में। ये बीच में क्या करने वाला है, इन दोनों को जोड़ेगा। अब मान लेते हैं इसकी जो भी स्पीड है,
रैम ने कह दिया कि मेरे को तू डेटा दे दे, तेरे को जिस स्पीड से देना दे दे, और सीपीयू को कहा कि तू तेरी स्पीड पे चल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को डेटा उधर पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर एक बात समझ में नहीं आती, हम इस हार्ड डिस्क को तेज क्यों नहीं करते? 10 की बजाय इसे हम 100 क्यों नहीं कर लेते? तो इसका कारण अगर इसको इतना तेज कर ले तो हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। सीपीयू को स्लो क्यों नहीं करते जी? इसको तो हम आए दिन फास्ट करने की सोच रहे हैं, इससे भी ज्यादा फास्ट होइए, क्योंकि हमें डेटा चाहिए चुटकियों में। तो इसकी स्पीड भी जायज है, इसकी स्पीड भी जायज है। इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बीच में रैम को बिचोला पाया। अब सर इसकी जो साइज है उससे स्पीड का क्या फर्क पड़ रहा है? एग्जांपल देखते हैं इसका भी। मान लेते हैं हमारी रैम जो है ना वो है 200 MB की रैम मान लेते हैं, एग्जांपल से 200 MB की रैम है हमारी, ठीक है। हार्ड डिस्क में कोई गाना पड़ा है, हार्ड डिस्क में पार्टीशन होते हैं C, D, E, F वगैरह ये, ठीक है। वैसे A, B नहीं होता है, क्यों नहीं होता मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा कि A और B पार्टीशन आपने कभी नहीं देखा होगा, C, D, E, F होता है। ये पार्टीशन कैसे ही करते हैं मैं आपको समझाऊंगा इसी लेक्चर में। अब देखिएगा, मान लेते हैं कोई लोकल डिस्क E के अंदर ना कोई गाना पड़ा है, ठीक है, D के अंदर E के अंदर कोई भी गाना पड़ा है, और वो गाना एग्जांपल से मान लेते हैं 50 MB का कोई भी गाना है, ठीक है, हिंदी गाना है या पंजाबी गाना है, ठीक है, आजकल जो भी गाने चले हुए हैं, घूंघट की फटकार ही गाना है मान लेते हैं यार, ठीक है। तो 50 MB का गाना घूंघट की फटकार चलाया है इस रैम के अंदर, बोलो जी आएगा कि नहीं आएगा ये? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि रैम है 200 की, गाना है 50 MB का, बिल्कुल जो है ये घूंघट की फटकार ले बैठेगी, ना ज्यादा ना कम, इकशार ले बैठेगी, बराबर बराबर इकशार होगी। ये तो बात, गाना चल गया, डांस भी हो गया, ओके रिपोर्ट आई, ओके जी बात। अगली बात, अगला गाना चलाया आपने 100 MB का चलाया, पूरा 100 MB का चला दिया आपने। इस बार आपने गाना चलाया गजबन पानी न चाली, आहा, पूरी 100 MB का है, रैम है 200 MB की, आराम से पूरा गाना आ जाएगा। गजबन कहां जाएगी? गजबन पानी को जाएगी, आराम से जाएगी ये तो गजबन पानी को, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 50 वाला भी चला, 100 वाला भी चला। इस बार आपने गाना चला दिया पूरा 200 MB का, जितनी रैम और उतने ही MB का आपने गाना चला दिया, ठीक है। इस बार 200 MB का गाना चलाया आपने, थार्ड लंडूर मारी छोरी छेड़ दी, कोई चक्कर नहीं है, छेड़ दी तो छेड़ दी भाई, जो बात है वो तो है ही। अब 200 MB का गाना, 200 की रैम, पूरा है, सेट बैठेगी बात और गाना भी चल जाएगा। समझ आ गई बात आपने? अगला गाना आपने चलाया 400 MB का, डबल चला दिया आपने, गाना चलाया बहू काले की, ओहो हो, ये बहू आके यहां फंस गई भाई, इसमें आके फंस गई। चलेगी क्या बहू? ना, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी जी? क्योंकि रैम है 200 MB की, गाना है 400 MB का। आपका उसी टाइम में आपने कई बार नोटिस किया होगा, प्रोसेसर जो है वो चक्कर काटने लग जाता है, गोल घूमने लग जाता है। चलेगा सही, लेकिन थोड़ी देर रुक के चलेगा। ये गाना 2 पार्टीशन में चलेगा, 200 एक बार आएगा, इसको पकड़ा देगा, 200 एक टुकड़ा आया, आगे पकड़ा दिया, इस तरीके से चलने वाला है। क्या अगर रैम का साइज 400 होता तो क्या वो प्रोसेसिंग टाइम लगता कभी? ना जी, कभी नहीं लगता। इसी वजह से कह रहे हैं कि रैम के साइज से कंप्यूटर की स्पीड पे फर्क पड़ता है। समझ आई बात? हाँ है ना? परंतु किंतु, लेकिन एक बात, सवाल, डाउट आ गया मन में, क्या जी? कि रैम के साइज से अगर फर्क पड़ता है तो एक एग्जाम्पल हमारे ध्यान में आ रहा है, जिन बच्चों ने क्लास में पढ़ा होगा उनको तो पता ही है। एग्जाम्पल है क्या? आईफोन का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। आईफोन है मेरे पास में एक, और एक मेरे पास में ये ओप्पो, वीवो, रेडमी, फलाना दिमकना ये वाले हैं। ये सेल्फी लेने में बड़े गजब के, हाँ क्या गजब की सेल्फी आती है इनकी भाई, विश्वास नहीं होगा कि मैं इतना गोरा भी हूं क्या, ऐसा पता ही लगा, इतना गजब की सेल्फी आती है इनकी। खैर जिनके पास है बुरा मत मान जाना, पर अच्छी बात तो है ना इनकी, ये पॉजिटिव बात है। रैम इन दोनों की बात की जाए तो आईफोन की रैम तो आप जानते ही हैं 2 GB या 4 GB, ठीक है, 4 GB से तो ऊपर ये दे ही नहीं रहे भाई साहब, मेरे ख्याल से 4 GB अब तक मैक्सिमम आई है। हाँ, ओप्पो, वीवो, रेडमी इनकी तो 4 GB से शुरुआत होती है, 4 GB, 8 GB, ठीक है, 12 GB, 16 GB, फेंक के मारते हैं। कैमरा और सेल, मतलब इनके अंदर एक तो ये रैम और इनमें तो कोई कमी नहीं है, इसके नाम से तो एडवर्टाइजिंग बढ़िया हो रही है इनकी। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक है मेरे पास में ओप्पो, वीवो, रेडमी का फोन कोई भी है, 8 GB की रैम वाला है, और एक है आईफोन 4 GB की रैम वाला, दोनों में से फास्ट कौन सा है बताना भाई? रैम के हिसाब से तो ये होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है। फास्ट कौन सा है? फास्ट है आईफोन।
आपने तो कहा था सर जी रैम के साइज से तो कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अकेला रैम भी कंप्यूटर की जो स्पीड नहीं बढ़ा सकता। रैम इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्पीड, साथ की साथ प्रोसेसर भी होता है, आधा हिस्सा प्रोसेसर का भी होना चाहिए। क्यों जी? इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको लगी हुई है भूख, ठीक है, आप मेरे आगे बैठे हो, सो जो नहीं बैठे हो, ठीक है, सबको आपको भूख लगी हुई है। रोटी आपको बनानी आती नहीं है, रोटी बनानी आती है अकेले मेरे को, लेकिन आपका काम यह है कि आप मेरे को आटा लाके दोगे, पानी लाके दोगे, आप मेरे को सारा सामान लाके देने वाले हैं। ठीक है बात, रोटी बनानी आती है मेरे को, आपने मेरे को सारा सामान लाके दे दिया, मैं हूं प्रोसेसर, आप है रैम, बात समझ लीजिएगा। आपने सारा सामान लाके दे दिया, मैं हूं प्रोसेसर। मैंने रोटी बनाई है, 1 घंटे के अंदर 1 रोटी खा लो तुम, रोटी भर लो तुम तो तुम्हारा पेट। गलती किसकी है इसमें? गलती किसकी? अरे बोलो ना, गलती किसकी? मेरी तो नहीं है ना, मेरी नहीं है, प्रोसेसर की गलती है। मेरी तो ना यार, प्रोसेसर की गलती है भाई। ये प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर बढ़िया होता, प्रोसेसर बड़ा होता तो आपका डेटा तो बहुत सारा था, एग्जीक्यूट हो जाता। चलो जी प्रोसेसर डबल कर देते हैं, कर दो ना फिर। अब आप सारे प्रोसेसर बन जाओ, 50 हो 100 सारे प्रोसेसर, मैं रैम हुआ, ठीक है। आपको मैंने लाके, आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप 1 मिनट में 1 रोटी बना दोगे। मैंने आपको आटा लाके दिया, 1 मुट्ठी आटा, लो बना लो रोटी तुम तो। अब भी गलती किसकी है? मेरी है, मुंह पे मारूंगा मैं, आए बड़े। मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है? सिंक्रोनाइजेशन की गलती है, गलती सिंक्रोनाइजेशन की। तो कहने का मतलब अकेला रैम बड़ा नहीं करना, अकेला सीपीयू बड़ा नहीं करना, दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए, तब जाके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ जाने वाली है। ये बात आपको समझ आई होगी, बोलिए हाँ या ना, अरे बोलो ना, आ गया ना समझ में? अच्छी बात है जी। और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, और आगे चले जाते हैं। अब हम रैम के बारे में जानते हैं, रैम कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ रैम के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है एक एस रैम आती है, ठीक है, एस रैम। एस रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास में यहाँ पे स्टैटिक रैम होता है, ठीक है, स्टैटिक रैम। एक हमारे पास में होती है यहाँ पे डी रैम, ठीक है, डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? डी रैम का फुल फॉर्म होगा डायनामिक रैम, ठीक है, डायनामिक रैम, डायनामिक रैम। एक हमारे पास होती है एस डी रैम, ठीक है, एस डी रैम। इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस रैम, ठीक है, सिंक्रोनस डेटा रैम के नाम से पुकारा जाते हैं इसे, ठीक है, सिंक्रोनस डेटा रैम कहते हैं इसे हम लोग। एक हमारे पास में होती है यहाँ पे ईडीओ रैम, ठीक है, ईडीओ रैम का मतलब है यहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ठीक है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ठीक है। और एक हमारे पास में और होती है जिसका नाम है डीडीआर रैम, ठीक है, डीडीआर रैम के नाम से इसे पुकारा जाता है, डीडीआर रैम, जो कि आज के टाइम में सबसे पॉपुलर है, ठीक है, डबल डेटा, ठीक है, डबल डेटा रैम, ठीक है, डबल डेटा रैम, ठीक है। ये डीडीआर ही बोलते हैं सीधा ही हम लोग, मैंने मतलब आप साइड डीडीआर लिख दें, डबल डेटा रैम हो जाएगा, या डीडीआर रैम ऐसे भी कह सकते हैं इसे आप लोग। तो ये है टोटल हमारे पास में एग्जांपल्स रैम के टाइप्स है। ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले ऊपर वाले 2 हैं, ठीक है, लेकिन आप 5 ही याद कर लीजिएगा डिटेल से। अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक वगैरह की, तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। मैं उसी लेवल का ही आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। एस रैम है, स्टैटिक रैम बोलते हैं इसको। डी फॉर डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है परिवर्तनशील, तमतमी भी इसको हिंदी में कहा जाता है, कई जगह इसको लिखा होता है तमतमी, ठीक है, तमतमी, या परिवर्तनशील भी कहते हैं इसे हम लोग। स्टैटिक का मतलब तो फिक्स हो ही गया। सिंक्रोनस रैम हो गया, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, और डबल डेटा रैम हमारी। स्टैटिक रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम का मतलब यह है कि एक बार इसके अंदर डेटा डाल दिया तो डाल दिया, इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। एस रैम जो होती है वो फास्ट होती है आपकी, ठीक है, फास्ट होती है, और नीड नॉट, ठीक है, नीड नॉट एनी रिफ्रेशमेंट, ठीक है, नीड नॉट एनी रिफ्रेशमेंट, ठीक है, नीड नॉट एनी रिफ्रेशमेंट। इसको कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, ये चेंज नहीं होता। एक बार डेटा इसके अंदर है, वही उसको आगे जो है वो आगे पास कर देगा, डेटा को चेंज नहीं करेगा, फिक्स रहेगा, स्थायी रहेगी। लेकिन डायनामिक रैम जो होती है नीड रिफ्रेशमेंट, ठीक है, नीड रिफ्रेशमेंट।
नीड रिफ्रेशमेंट, इसके अंदर जो है वो रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये परिवर्तनशील है और ये वाली कौन सी कैसी रैम है, ये बेसिकली स्लो टाइप की रैम होती है हमारी, ठीक है। सिंक्रोनस डेटा रैम ये भी फास्ट होती है आपकी, ये सिंक्रोनस हो जाती है इनपुट और आउटपुट से, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम यूज की जाती है, इतनी नहीं है। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट ये तो रेयर टू रेयरेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़े से डेटा वगैरह को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन यही सारी बहुत रेयर कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, अभी मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं होती। प्रेजेंट में सबसे ज्यादा यूज होती है डबल डेटा रैम, एक साथ में डबल डेटा को फेच कर सकते हैं, मतलब एक तो एक आदमी काम करे, एक डबल आदमी काम करे, यूं समझिएगा यही वो रैम है जो आज के टाइम जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, 5 आप लोगों ने सुना भी होगा ये, तो आजकल हम लोग लैपटॉप मोबाइल्स में इसी रैम को यूज करते आ रहे हैं। इतनी बात आपकी क्लियर होगी, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं इसे हम लोग। कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप की, एक प्राइमरी बताई, एक सेकेंडरी बताई। प्राइमरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा, प्राइमरी को मेन भी कहा, प्राइमरी को सेमीकंडक्टर भी कहा, और जो सेकेंडरी मेमोरी है सेकेंडरी को ऑक्सिलरी भी कहा, बैकअप मेमोरी भी कहा और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की बताई, एक वोलेटाइल बताई, एक नॉन वोलेटाइल बताई। वोलेटाइल इसमें पावर पे डिपेंड है, नॉन वोलेटाइल जो पावर पे डिपेंड नहीं है। वोलेटाइल में रैम का एग्जांपल है, नॉन वोलेटाइल में रोम का एग्जांपल है। रैम का जो है वो मैंने बता दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्पीड। सेमीकंडक्टर मेमोरी ही है ये, क्योंकि सारी सेमीकंडक्टर ये पढ़ रहे हो आप लोग। कितने टाइप की है, SRAM, DRAM, SDRAM, EDO, DDR। मेनली आपको SRAM को याद रखना है, स्टैटिक रैम जो फास्ट होती है, कोई रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। DRAM डायनेमिक रैम होती है, तमतमी हिंदी में कहते हैं, और इसमें रिफ्रेश की जरूरत होती है, स्लो होती है। आज के टाइम में हम DDR यानी कि डबल डेटा रैम यूज कर रहे हैं। अभी मेरे सरकार अगली बात जो हमें पढ़नी है इसके अंदर, अगली इंपॉर्टेंट बात है हमारी रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, अच्छे से सुनना। रोम को हम लोग क्या कहेंगे, रोम को कहेंगे हम लोग रीड ऑनली, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी के नाम से इसे पुकारते हैं। केवल पढ़ने योग्य, ठीक है, केवल पढ़ने योग्य, ठीक है, केवल पढ़ने योग्य वाली मेमोरी है भाई ये, केवल पढ़ने योग्य मेमोरी। इस रोम में होता क्या है, इस रोम के अंदर पर्टिकुलर एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बायोस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस कहेंगे। बायोस खुद क्या होता है, बायोस के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, बायोस के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। और ये बायोस क्या करता है, ये पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करता है, पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं क्या चीज है ये बायोस। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा ना कि आपका तुरंत जो है वो एक बायोस खुल के आता है, जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाते हैं, कंप्यूटर के बारे में बताता है भी कितनी जीबी की हार्ड डिस्क लगी है, कितने जीबी की रैम लगी है, कितनी पावर सप्लाई है, क्या है, ये सारा कुछ कंप्यूटर का हार्डवेयर का सही चल रहा है, ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, रैम चल रही है कि नहीं चल रही, हार्ड डिस्क उठाई है कि नहीं उठाई, ये सारी चीजों का पता जो लगता है वो बायोस ही लगता है। इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे बता के चल रहा हूं मैं, रोम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रखा होता है, ठीक है, जिसका नाम हम लोग क्या कह रहे हैं, बायोस कह रहे हैं, यानी कि मैं सिंपल कहूं रोम प्लस में बायोस ही आपका क्या कहलाता है, यही आपका एक नाम होता है जिसको हम लोग फर्मवेयर के नाम से पुकारते हैं। वैसे पर्टिकुलर बायोस जो या रोम के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है रोम के अंदर वाला, उसी को हम फर्मवेयर कहते हैं। रोम प्लस बायोस, रोम के अंदर बायोस आया ना अब आपका, उसी को हम लोग फर्मवेयर के नाम से पुकारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्मवेयर क्या होता है, तो रोम के अंदर या बायोस वाला जो प्रोग्राम होता है उसी को हम लोग फर्मवेयर के नाम से पुकारते हैं। अच्छा जी, जो बायोस होता है इसका एक और भी काम होता है, ये बेसिकली हमारा जो है वो बूट स्टार्ट लोडर होता है, ठीक है, ये बूट स्टार्ट लोडर होता है, ये बात आप याद कर लीजिएगा, बूट स्टार्ट लोडर।
अब ये बूट स्टार्ट लोडर का मतलब ये होता है जो आप कंप्यूटर को बूटिंग करते हैं, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने वाला फंडा जो है वो इसी पे ही डिपेंड है। बूटिंग भी यहाँ पे दो टाइप की बताई गई है, ठीक है। एक बूटिंग होती है हमारे पास में, ठीक है, वार्म बूटिंग होती है, ठीक है। वार्म मतलब क्या है, गर्म बूटिंग होती है। एक जो होती है यहाँ पे हमारे पास में जिसको हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या है, ठंडी बूटिंग होती है, जैसे ठंडी बियर होती है वैसे ही ठंडी बूटिंग है। आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये वार्म, अपना जब दिमाग खराब हो जाता है, माथा खराब हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं, भाई रुक जाओ, अब और काम नहीं होगा। जैसे 5-10 लोग बार बार चिक 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 करते हैं, माथा खराब हो जाता है, फिर कहते हैं रुक जाते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। वार्म बूटिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर को बेसिकली सिंपल सी बात है रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर को चलते हुए कंप्यूटर को ऑन ऑफ करके ऑन करना यानी कि रीस्टार्ट करना ही वार्म बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग के अंदर क्या होता है, बंद कंप्यूटर को ऑन करना, ठीक है। बंद कंप्यूटर को ही रहता है हमारा, ठीक है, बंद को दोबारा ऑन करना, ठीक है, बंद को दोबारा ऑन करना ही हमारा क्या कहलाएगा, वो कोल्ड बूटिंग है। अब पेपर में सवाल क्या आता है बताता हूं, देखो इनमें से एक कंप्यूटर है, उसको शट डाउन करने के बाद में ऑन किया गया है, बताइएगा कौन सी बूटिंग होगी। तो देखो शट डाउन करने के बाद में ऑन किया गया, उन्होंने रीस्टार्ट नहीं कहा, चलते चलते कोई बंद करना दोबारा और ऑन करना अपने आप ही सिस्टमेटिक, वो तो वार्म बूटिंग होगी। लेकिन शट डाउन करने का मतलब क्या, पावर सप्लाई काट दिया आपने, ठीक है, तो कौन सी बूटिंग हो जाएगी, कोल्ड बूटिंग होगी, आपकी याद रखिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पावर कट होने के बाद में अगर आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बताइए कौन सी बूटिंग होती है वो, तो फिर भी कौन सी होगी, कोल्ड ही होगी। लेकिन चलिएगा, इतनी बात समझ में आती है। अब हमें पढ़ना है क्या कि रोम कितने टाइप का होता है हमारे पास में, ठीक है। ये जो रोम है ये कितने टाइप का है हमारे पास में, तो जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका जो पहला टाइप है हमारे पास में, देखो सबसे पहली बात रोम का, अब मैंने आपको इतना तो बता दिया रोम का काम क्या होता है। रोम के अंदर एक बार प्रोग्राम लिख दिया सो लिख दिया, उसको हम बदल नहीं सकते। एक बार लिख दिया सो लिख दिया, वो हमेशा परमानेंट हो गया एक प्रकार से। अब तो ये बड़ा झंझट है जी, परमानेंट हो गया तो क्या करें जी। तो इसका एक इलाज है, या झंझट क्या है, मैं पहले तो आपको वो बताता हूं। मान लेते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, किसी भी चीज का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक फोन है, ठीक है, एक फोन है जिस कंपनी का नाम है वन प्लस, एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के का फोन है मेरे पास में, वास्तव में मेरे पास इसी कंपनी का फोन है, लेकिन एग्जाम्पल ले लिया मैंने, वन प्लस कंपनी का फोन है मेरे पास में। रोम के अंदर लिखा हुआ आपको कैसे दिखाई देता है मैं बताता हूं। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जैसे आपके पास में एचपी का लैपटॉप है तो स्टार्टिंग में एचपी लिखा आया, या आपके पास में वीवो का फोन है तो उसके अंदर स्टार्टिंग में वो वीवो लिखा आया, वीवो स्टार्टिंग में ऑन का, ओप्पो का तो ओप्पो लिखा, आईफोन है तो आईफोन। कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो भी लिखा होता है वो उसका रोम में ही लिखा होता है। क्या आप उसको बदल देंगे, क्या आप उसको बदल देंगे, अरे कहिए ना बदल देंगे, अरे बोलिए ना बदल देंगे, क्या नहीं बदल पाएंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके अंदर ऐसा दिल बनाए आप, ठीक है, और दिल मारे तीर उसके अंदर और आप फलाना दिमकाना ऐसा ऐसा नाम लिख देंगे, अरे लिख देंगे कैसे, आप नहीं लिख पाएंगे आप लोग। अच्छा जी, नहीं लिख पाएंगे तो झंझट है। अच्छा जी कोई बात नहीं, ये तो नहीं लिख पाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम ये कहीं और लिख लेंगे, हम पेड पे लिख देंगे, हम सरकारी बस पे लिख देंगे, लिखते ही हैं, बूढ़े ना बनो, आपको सब पता है इस बारे में। तो पर जी ये मान लेते हैं कोई कंपनी है वन प्लस, और मान लेता हूं कि मैं ही इस कंपनी को बना रहा हूं, फोन ही मैं बना रहा हूं ये इसके सारे, और जिस दिन मैंने वन प्लस लिखना था, बाकी पूरा फोन मैंने ओरिजिनल बना दिया, लेकिन जिस दिन उसमें वन प्लस लिखना था उस दिन मैंने सुबह सुबह भांग पी ली, थोड़ी सी दारू और पी ली मैंने। अब दारू का ही सीजन चल रहा है फिलहाल सरकार की तरफ से भी, तो मैंने दारू और पी ली उस दिन ही, समझ लीजिएगा। और मैंने क्या कर दिया, ठीक है, इसको जो है कोई और ही नाम दे दिया। क्या, इस ओ की जगह एग्जाम्पल से मैंने जो है वो गलती से मेरे से टी प्रेस हो गया, ठीक है, अब ये TNE प्लस हो गया। ये फोन आप आए मेरे पास में, मैंने आपको बेचने की कोशिश की, आपको बेच भी दिया, और आपने घर जाके इस कंपनी ऑन किया, फोन को ऑन करते ही TNE प्लस लिखा आया, आपका हो गया माथा खराब, वार्म बूटिंग होगी आपके दिमाग में। अब आप भागे आए मेरे पास में, गुरुजी ये क्या पकड़ा दिया, आते दो तो मेरे रैप्टे मारे, क्या पकड़ा दिया आपने, ये टन TNE प्लस, क्या चीज होती है,
बात तो आपकी भी ठीक है जी, गड़बड़ कर दी है तो मैंने, ठीक है। या आप मुझसे एक लैपटॉप लेके गए, ठीक है, लैपटॉप था डेल कंपनी का था आपका, ठीक है, लेकिन डी की जगह मुझसे गलती से जो है बी प्रेस हो गया, मतलब डेल का बेल बन गया। आते ही वही आपने मेरे को फिर एक थप्पड़ मारा, क्या घंटा पकड़ा दिया जी हमें आपने। अब आपकी कोई गलती नहीं, गलती अच्छा मैं आपको कहूंगा बेटा ये ओरिजिनल डेल का लैपटॉप है, ओरिजिनल वन प्लस है, आप क्या रख लेंगे, मान लेंगे? बिल्कुल ही नहीं मानेंगे जी, हमें तो यहीं पे वन प्लस, यहीं पे डेल जो है लिखा हुआ दिखाई दे। मैं भी क्या करूं, एक बार रोम में लिख दिया सो लिख दिया, दोबारा कभी इसको इरेज नहीं कर सकता। अब क्या करें भाई, तो वेस्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो एक तरीका है मेरे पास में, क्या पी रोम बनाते हैं हम लोग, ठीक है, पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास में, यहां पे प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। सिंगल टाइम प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसके अंदर पॉसिबल है, लेकिन एक झंझट है। आपने यहां पे बी लिखा था, इसी के ऊपर ही डी लिखा जाएगा, पहले वाले को मिटा नहीं सकते। अब आपको मैंने फिर दिया ये लैपटॉप पकड़ाया और कहा बेटा लो ठीक हो गया, घर जाके चलाओ इसे। इस बार आप ना अकेले नहीं आए, अपने साथ में एक लठ भी लेके आए, डंडा लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी क्या चाइनीज डिब्बा पकड़ा दिया, एक बार गलती होती है, बार बार थोड़ी ना गलती होती है। बात तो आपकी भी ठीक है, समस्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो जी तो मैं इसको फेंक तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास में एक इलाज और है। अब मैं बनाता हूं क्या, ईपी रोम बनाने की कोशिश करता हूं। ईपी रोम का मतलब क्या है भाई, आपका यहाँ पे इरेजेबल आपका है ये, ठीक है, इरेजेबल पी रोम आ चुका है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। लिखे हुए को मैं मिटा सकता हूं, लेकिन एक बात प्रॉब्लम यहां पे ये आई, अच्छा लिखे हुए को मिटा सकता हूं, किससे मिटाऊंगा मैं, यूवी रेज के माध्यम से मिटाता हूं मैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे पैरा बैंगनी किरणें के नाम से पुकारते हैं। परा बैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ये, एक ये बात। अच्छा अल्ट्रा वायलेट रेज से मिटा तो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मिटा दिया और मिटा के जैसे डेल था तो डेल ही लिख दिया, ठीक है, या वन प्लस है तो वन प्लस लिख दिया, जो भी है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मान लेते गड़बड़ तो केवल इसी पार्ट में हुई थी, तो इसी को मिटाना चाहिए था, पूरा क्यों मिटाया हमने। तो यही एक प्रॉब्लम हुई कि जितना पार्ट होता है उतने को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा प्रोग्राम ही डिलीट करना पड़ेगा। ये क्या दिक्कत है जी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अब चलो ये तो 4-5 अक्षरों की बात है, मेरा कोई 200 पेजों का प्रोग्राम होता तो क्या करता जी, गलती होना स्वाभाविक है, छोटी मोटी गलती हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम डिलीट करो फिर दोबारा लिखो, दूसरी बार क्या श्योरिटी है गलती ना हो, ऐसा तो हजारों बार हो सकता है। इसी वजह से इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप डेटा का कोई एक पार्ट डिलीट नहीं कर सकते, कोई एक पार्ट डिलीट नहीं कर सकते इसके अंदर आप। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कम से कम डेटा डिलीट होने में 20 मिनट का टाइम लग जाता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। यूवी रेज बहुत खतरनाक होती है, इसके चपेट में आ जाए तो वैसे ही आदमी का चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, कैंसर से ही मर जाए। 3 टाइप की होती है, साइंस में पढ़ाऊंगा आपको मैं, यूवी ए, बी, ठीक है, सी, और तीनों में से यूवी बी थोड़ी ज्यादा डेंजर थी, क्योंकि सी तो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पास में आ ही नहीं पाती है, ए और बी, और इन दोनों में बी ज्यादा खतरनाक है। अब यूवी रेज जो है ये खतरनाक, पार्ट डिलीट नहीं कर सकते, ये झंझट, 20 मिनट का टाइम, इतना टाइम है भला किसे, तो क्या करें। तो अब हमारे पास में एक और इसका ही पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल ईपी रोम के नाम से जानते हैं, डबल ईपी रोम, यानी कि इस ई का मतलब जो है आपका वो आ गया इलेक्ट्रिकल। इसको कई जगह ना ई स्क्वायर पी रोम भी लिखा होता है, ई स्क्वायर पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। डेटा मिली सेकंड में डिलीट कर सकते हो, डेटा डिलीट करोगे किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक लाइट की मदद से, फास्ट डिलीट हो सकता है, जितना चाहते हो उतना डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए काम की चीज बन चुकी है। समझ आई होगी ना आपको बात। रोम आप समझ चुके होंगे, रोम के अंदर बायोस होता है, रोम प्लस बायोस फर्मवेयर होता है, बायोस के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में बताता है, पूरे हार्डवेयर को चेक करके बताता है। बायोस के अंदर बूटस्ट्रैप लोडर भी होता है, बूटिंग 2 टाइप की, वार्म और कोल्ड है। वार्म मतलब रिस्टार्ट और आपका कोल्ड मतलब ऑन ऑफ शटडाउन की वजह से, पावर सप्लाई कट की वजह से वाला। रोम के टाइप बताए मैंने, रोम हुआ, पी रोम हुआ, ईपी रोम हुआ और डबल ईपी रोम हुआ, और ईपी रोम की लिमिटेशन भी बताई मैंने आपको। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी।
चलो ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 हमारा पूरा होता है। पार्ट 2 हम लोग जो है एक और लेके आएंगे। पार्ट 2 के अंदर बची हुई हमारी जो रजिस्टर हुआ, वर्चुअल हुआ या कैश मेमोरी और दूसरा जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसको मैं समझाऊंगा। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ सामने जो है वो मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, खुद खुश रहिएगा, औरों को भी खुश रखने की वजह दीजिएगा। जय हिंद।